तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। तो चलिए आज इस वीडियो में हम मैट्रिक्स में 100 ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं जो कि मैट्रिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इसी तरीक़ा से क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में छपाया जाता है। तो चलिए ठीक है, हम अपने ही से बनाए एक क्वेश्चन मॉडल पेपर जो है जारी किया गया है। तो मॉडल पेपर से ही संबंधित हम क्वेश्चन दूसरा वीडियो में बना कर लेते आएंगे, ठीक है। यह तो मॉडल पेपर का है, 1 से लेके 100 तक मॉडल पेपर का क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें से 100 में क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। जिसमें से आपको 50 नंबर मिलेगा। 50 नंबर आप आराम से उठा लीजिएगा। इसमें से 50 गो ऑब्जेक्टिव रहता है किताब से और 50 गो ऑब्जेक्टिव रहता है व्याकरण से, ठीक है। तो इन सभी दोनों से मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव देता है, जिसमें से आपको सिर्फ 50 ही बनाना है। तो आप बहुत ही आसानी तरीक़ा से बहुत अच्छा से बना लीजिएगा 50 को, क्योंकि 50 को बनाने में कोई भारी बात नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण के नाम से किसने किया है, ठीक है ना। बाबा साहेब जो भीमराव अंबेडकर ने लिखा है ना एक भाषण एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का, उसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो ललई सिंह यादव ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किसने किया है? तो ललई सिंह यादव ने किया था, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम दूसरा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो गंभीर दोषों से युक्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गंभीर दोषों से युक्त, ठीक है। इसका राइट आंसर ए है। तो चलिए प्रश्न संख्या तीन, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है? तो निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर 3 का, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या में 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, संत कवि गुरु नानक की कृपा प्राप्त करके किसके साथ एकांक होने की प्रेरणा देते हैं? तो गोविंद के साथ एकांक होने की प्रेरणा देते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ से हिंदी में रूपांतरण किसने किया, ठीक है। कन्नड़ से हिंदी भाषा में जो कि है अनुवाद किसने किया? तो बी आर नारायण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किसने किया? बी आर नारायण ने किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 6, दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा, ठीक है। दही वाली मगम्मा कहानी से जो है ना, मगम्मा से किसने कर्ज मांगा? तो मगम्मा से कर्ज रगप्पा मांगा था, क्योंकि वो जुआरी था, शराबी था और नशेड़ी था। इसलिए मगम्मा से वो पैसा को कर्जा के रूप में मांगता था, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 का आंसर डी है, राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है? तो पटना से हुई। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में सेन साहब की लड़की नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में सेन साहब की लड़की नहीं है, तो मोहिनी सेन साहब की लड़की नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 पर यहाँ पर जाते हैं। प्रश्न संख्या 9, कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे, ठीक है ना। कवि रसखान किस छंद में सिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सवैया छंद में सिद्ध था, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, कवि रसखान के आराध्य हैं। कवि रसखान जो है किसका आराध्य हैं? तो कवि रसखान जो है ना कृष्ण भगवान का आराध्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, ढटे विश्वास कहानी में तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते हुए लोग साहस क्यों मिसर गए हैं, ठीक है। साहस क्यों
मुरझा गए हैं, ठीक है। साहस क्यों मुरझा गए हैं, तो बाढ़ के कारण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाढ़ के कारण जो है मुरझा गया है वहाँ के आदमी, ठीक है। इसलिए प्रश्न संख्या हम 12 की तरफ बढ़ते हैं। ढटे विश्वास शीर्षक कहानी में, ढटे विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया था, तो अपने बड़के लड़के को भेजा था, अच्युत को, जिसका नाम था अच्युत। अच्युत ही गया था, जो कि जो बांध था ना, वहाँ बांध को निगरानी के लिए अच्युत ही गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 का। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, मैक्समुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा दी गई किस उपाधि को स्वीकार किया था। जो है ना, महारानी विक्टोरिया ने मैक्समुलर को दिया था एक उपाधि, जो कि उसको वो स्वीकार कर दिया था। तो नाइट की उपाधि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर किया, जिसका नाइट की उपाधि दिया था, जिन्होंने वो स्वीकार कर दिया, मतलब उसको वापस ही लौटा दिया था, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 14, मैक्समुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत स्रोत किस धर्म को माना जाता है, किस धर्म को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू धर्म को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू धर्म को माना जाता है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में प्रेम की पीर के कवि हैं। जो प्रेम की पीर के कवि किसे माना गया, ठीक है। प्रेम के पीर के कवि किसे माना गया है, तो घनानंद को माना गया। ऑप्शन है इसका राइट आंसर, किसको, घनानंद को माना गया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तब अब कहाँ पहुँचाना चाहता, प्रेमिका सुजान के आंगन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। कहाँ, प्रेमिका जो है ना उसका, घनानंद का प्रेमिका कौन है, सुजान। सुजान के आंगन में वो अपना आंसू को पहुँचाना चाहता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 17, ईश्वर पेटलीकर जो है ना, किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है, ठीक है। ईश्वर पेटलीकर के बारे में पूछ रहा है, लोकप्रिय कथाकार है, तो गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या हम 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देख कर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगी है, ठीक है, देने लगा। तो कुसुम एक लड़की पागल थी, उन्होंने अस्पताल में गए, तो वहाँ वहाँ से उन्होंने ठीक होकर गए। उसी के चलते जो है ना, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के सभी ने सलाह दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आलोक आलोक पर्व के लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, आलोक पर्व के लिए उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वात्स्यायन आर्य जी है, ठीक है। कामसूत्र नामक जो है ना ग्रंथ, इसका रचनाकार कौन है, तो वात्स्यायन आर्य जी के द्वारा ही लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। तो इसका हो गया यहाँ पे सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या हम 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो इन्होंने भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। बद्रीनारायण चौधरी जो था उन्होंने भारतेंदु युग का कवि था, ठीक है, भारतेंदु युग का कवि था।
प्रश्न संख्या 22 स्वदेशी पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विधा पढ़कर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विदेशी विधा पढ़ मतलब विदेशी का ज्ञान लेकर उसका जो है बुद्धि भी विदेशी हो गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए 22 तक यहाँ पे हो गया है। चलिए 23 प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? कहानीकार जो है ना सुजाता का वास्तविक नाम पूछा है तो एस रंगराजन ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 24 नगर शीर्षक कहानी में बल्ली अम्बाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरई स्थित स्थिर बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठकर प्रतीक्षा कर रही है, ठीक है। कहाँ कर रही प्रतीक्षा उन्होंने बैठकर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बरामदे पर बाहर कहाँ प्रतीक्षा कर रही, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहिरंग रोगी विभाग के बाहर उन्होंने प्रतीक्षा कर रहा था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गुणाकर मूल्य है इनका लेखक, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 पठित पाठ के अनुसार बताइए कि धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो एक राजा था भोज। कौन था? भोज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। एक राजा था, क्या नाम था उसका? भोज। उन्होंने वही प्रसिद्ध है, ठीक है, बिना अनुराग के लिए। चलिए प्रश्न संख्या हम 26 हो गया है। प्रश्न संख्या 27 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 निम्नलिखित में किन की आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है, ठीक है। परिपूर्ण के बारे में बोला गया है कि किसका रचना है जो प्राकृतिक और सौंदर्य से परिपूर्ण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत का, ठीक है। ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत का। प्रश्न संख्या 28 महाभारत शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? तो पेड़ के नीचे बिताते हैं। कहाँ? पेड़ के नीचे अपनी जिंदगी बिताते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 29 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी उसका जो है कहानी राजस्थानी भाषा में था, तो उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो हिंदी में अनुवाद सावरदया ने किया। ऑप्शन ए इसका राइट सही आंसर है। प्रश्न संख्या 30 धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी 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 से साथ रखने का निर्णय लिया है? तो होली के बाद, ठीक है। होली के बाद ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। होली के बाद उनको जो बार बार आने की अलग अलग के साथ रखना निर्णय लिया था, ठीक है, बारी बारी से। मतलब आज हम तो उसके बाद उन्होंने कल परसों ऐसे करके, तो होली के बाद पर्व था, उसके ही बाद उसको ने लक्ष्मी को रखने का निर्णय लिया था, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 30 का डी हो गया, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 31 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन
कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत थी? कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत थी? तो ऑप्शन डी इसका होगा डिप्टी कलेक्ट्री। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 32 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32, लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आया? तो लेखक के साले साहब ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 33, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या हम 34 की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 34, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये अब राजदंड, ठीक है, राजदंड बनाने वाले। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में किन्हीं की लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है, तो रामविलास शर्मा के। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 36, हिरोशिमा शीर्षक में कविता में सूरज का प्रतीक का अर्थ क्या है? प्रतीक का अर्थ पूछ रहा है क्या है? तो एक परमाणु बम है। सूरज का जो है परमाणु बम कहा गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 37, संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? ठीक है, तो स्कूटर खरीदा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्या चीज़ खरीदा था? स्कूटर खरीदा था पंडित बिरजू महाराज ने। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 38 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38, पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण की रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन दिनों पुस्तक से संकलित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 39, अशोक बाजेपी के अनुसार किनकी विख्यात कृति शीर्षक है हल शीर्षक लो मला जोन द अवेन्यू। ठीक है, तो पिक्सो का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्या चीज़ है? पिक्सो का। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है पिकासो का है। पिक्सो हम बोल रहे हैं, सॉरी दोस्तों, पिकासो का है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 40 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, ठीक है, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो मक्खी का जीवन क्रम पूरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, वीरेंद्र कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मणिकौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है? ठीक है, किस रचना पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौकर की कमीज। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नौकर की कमीज। ठीक है, नौकर की कमीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 42 की तरफ बढ़ते हैं। कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के गो वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? ठीक है, तो टूटा हुआ गमले से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, टूटा हुआ गमले से। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 43 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? ठीक है, साहित्य किस विधा में पूछ रहा है, किस विधा में रचित है? तो व्यक्ति चित्र में। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति चित्र में। ठीक है, प्रश्न संख्या 44, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की डेहरी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र होता है?
तो बालाजी मंदिर, ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बालाजी मंदिर है, ठीक है, बालाजी ही मंदिर है। 44 का ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 45 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45, ठीक है। प्रश्न संख्या 45, निखिल 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 बंग रविन्द्रनाथ निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास द्वारा रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया? तो बनलता सेन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनलता सेन पर इसको पुरस्कार दिया गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 46, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो उल्लू कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पर, कटहल के पेड़ पर, आम के पेड़ पर या कचनार के पेड़ पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास के पेड़ पर उल्लू बोलते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47 है, महात्मा गांधी की माता का नाम था? महात्मा गांधी के माता का नाम था तो पुतलीबाई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उस्ताद एवं और बढ़िया शिक्षा क्या है? ठीक है, तो वो हिंसक प्रतिरोध नहीं, खून खराबा का, यही शिक्षा सही है, ठीक है। तो 48 का बी हो गया, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 49 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध में रसमुखता है? ठीक है, किस कवि का पूछ रहा है, ठीक है, किस कवि का पूछ रहा है? तो रेलमरे रिलके की, ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, मेरे बिना तुम परो शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि का विश्राम करती है? तो कवि के कपोलों पर, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने बता दी 1 से लेके 50 तक जो है ना मॉडल सेट में, किसमें? मॉडल सेट में दिया है, किताब से। कहाँ से दिया है? तो किताब से दिया है। कहाँ से? किताब से, ठीक है, किताब से मिला। और बचा उधर 50 को उधर आपको व्याकरण से मिलेगा, ठीक है, व्याकरण से मिलेगा। इसलिए बोलते हैं किताब और व्याकरण दोनों को ही साथ लेके जाना है, ताकि आपको हिंदी में 100 में 100 नंबर मिल जाए, ठीक है। उसके लिए आप जब यहाँ ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा तो बच्चे को उसमें 2 गद्यांश बनाने वाला रहेगा, उसके बाद एक लेटर लिखने के लिए रहेगा, फिर 2 नंबर रहेगा, तो आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम 51 से व्याकरण का क्वेश्चन आंसर कराते हैं कि व्याकरण में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 51 है, ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य दोनों से होता है ए वर्ण का उच्चारण, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न 52 प्रश्न है, प्रश्न के 52, लो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? लो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, दंत है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 53, प्रश्न संख्या 53, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, कितनी है? तो 5 है, ठीक है। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण कौन है? टट्ठो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो चलिए 55 नंबर है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो अनुनासिक कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक, ठीक है। 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 56, उस स्वर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? तो अनुतान कहते हैं, अनुतान कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनुतान कहते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 57 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकास को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 57 का ऑप्शन बी, ठीक है। प्रश्न संख्या
58 पो पो बो भो में और चो वर्ण के पहले वाले अनुस्वर का उच्चारण होता है। तो इसका राइट आंसर है मो के समान। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। ठीक है, मो के समान। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये सब तो सभी जान रहे हैं कि देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम 60 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 अंग्रेजी के जिन शब्दों में ओधवत और अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अवशिष्ट होने होने की मात्रा किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो अर्धचंद्र का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण शयन है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या हम 52 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 पंचम शब्द का संधि विच्छेद किया गया तो पन जोड़ चम। ठीक है, पन जोड़ चम। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 63 यदि तत्सम शब्द में सो है ना, इसको सो तालब सो को तद्भव में वर्ण है तो इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला सो होगा। तो चलो प्रश्न संख्या 64 निम्नलिखित में पूर्ण विराम है तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 65 कौन विराम चिन्ह के समान कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, तो योजक चिन्ह ऑप्शन 20 का राइट है। योजक चिन्ह बीच में जैसे रहता है माता पिता। ठीक है, माता पिता, इसलिए इसमें बीच में योजक चिन्ह आ जाता है। ठीक है, योजक चिन्ह इसी को कहते हैं। ठीक है, बीच में जो हाइफन रहता है उसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो 65 टकियाँ हमने करा दी हैं। ठीक है, अब चलिए 66 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 चलिए प्रश्न संख्या 66 निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? तब पानी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, प्रश्न संख्या 67 शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो लिंग कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 68 निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? तो नारी वृंदा जन वृंद बहुवचन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 69 निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग रूप है? निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग रूप है? तो चित्रकला स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 70 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70 निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग है? निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द? तो इत पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 71 निम्नलिखित में कौन विभक्तियों अधिकरण कारक के हैं? अधिकरण कारक के हैं। ठीक है, तो मे पर ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकरण कारक में होता है मे पर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 71 72 जिन जिन वाक्यों में लगना जाना सकना तथा चुकना सहायक क्रिया आती है उसमें आती है। ठीक है, तो उसमें हम क्या आते हैं? ठीक है, उसमें क्या आते हैं? तो इसमें ने का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 73 लड़का पेड़ से गिरा इस वाक्य में कारक
इस वाक्य में कारक पूछा है, ठीक है। तो इस वाक्य में कारक है अपादान कारक है, ठीक है। लड़का पेड़ से तो पेड़ से, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 74। वाक से अलग रहने वाले शब्द को शब्द कहते हैं, किंतु जब ये किसी वाक में पियो दिए जाए तब क्या कहते हैं। पियो दिए जाए तब उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, तो पद कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो हिंदी में 11 कुल सर्वनाम है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 76 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76। वह 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 ये यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है, ठीक है। किस भेद से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य पुरुष से संबंधित, ठीक। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 77 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता भी बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई गई जाए उसे क्या कहते हैं, ठीक है। उसको विशेष कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न के 78। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में परिवेशन है, ठीक है। परिवेशन है तो इसका बड़े हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी, ठीक है। ऑप्शन बी बड़े, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 बोल रहा है क्रियापद के उस अंश उस अंश वा उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के पर्याप्त सभी रूपों में पाया जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या से निम्नलिखित में कौन कालवाचक कालवाचक अवयव है, ठीक है। कालवाचक अवयव है तो दूर, यहाँ, अब से, तो तले। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है अब से, ठीक है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 81 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित में बलदायक निपात है बलदायक निपात है, ठीक है। बलदायक निपात है, ठीक है। 81 का तो 81 क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए ते ही तक पर। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 82। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं। इसका कितने भेद है, तो इसका 3 भेद है। कितना 3 भेद है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 83 की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित में कौन तत्सम है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन तत्सम है, ठीक है। 83 का तो चंचू। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। चंचू जो है ना तत्सम है, ठीक है। प्रश्न संख्या 84। सु सुभाषित सुभाषित शब्द में उपसर्ग है तो सु हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 85 की तरफ बढ़ते हैं। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, ठीक है। खिंचाव जो है ना, खिंचाव शब्द में पूछ रहा है, प्रत्यय है तो इसका अब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द है, ठीक है। शुद्ध शब्द कौन है, ठीक है। तो विचरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। विचरण ही शुद्ध शब्द है। चलिए प्रश्न संख्या हम 87 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित में वो शुद्ध शब्द का पूछा है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 88। साउथ शब्द का साउथ शब्द का अर्थ होता है तो इसका चंचलत ने वक्त ने सलीका। तो ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 88 का ऑप्शन ए सलीका हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 89 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य है, ठीक है। तो सूर्योदय हुआ और कुहारा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए प्रश्न संख्या 90। अल्प शब्द का प्रवृत्ति शब्द क्या होता है? अल्प का जो उल्टा पूछ रहा था बहु होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 91। जो किए जाए उपकारों को मानता है वाक्यखंड के लिए एक शब्द क्या होता है? एक शब्द क्या होता है? तो कृतज्ञ होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृतज्ञ होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 92 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 92। जो बहुत बोलता है वह खंड के लिए एक शब्द है, तो वह चाल, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द किंचित बजरी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 94 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम 94 कहाँ गया रे? चलिए प्रश्न संख्या 94। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। तो नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द उपरू होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नौका शब्द का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 95। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में तुम मैं और वहाँ चलेंगे। दिनकर ने उर्वशी लिखा, सीता ने झूठ बोला, लड़की ने दही गिरा दी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। लड़की ने दही गिरा दी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। तो मेरे लिए पढ़ाता हूँ। मेरे लिए पढ़ाता हूँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 97। दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साहस करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 98। निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? ठीक है, हार मानना तो घुटने टेकना, ठीक है। तो आप सभी अगर वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अभी हम 98 क्वेश्चन तक कराए, मात्र इसमें 2 ही क्वेश्चन बचा है 100 पूर्णे में, ठीक है। तो आप सभी कमेंट में बताइएगा कि कितना आप ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, ठीक है। कितना आप ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। तो चलिए इधर हम 98 99 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 99, ठीक है। प्रश्न संख्या 99। आप भला तो आप भला तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ होता है। आप भला तो ठीक है। आप भला तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ होता है। तो अपनी अच्छाई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 100। देसी मुर्गी विलायती बोल लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ठीक है। देसी मुर्गी विलायती बोल लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो अन्य नकल से अपनी असलियत गंवाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो एक से लेके हमने 100 ऑब्जेक्टिव कराए हैं, ठीक है। इसमें से आप जितना ऑब्जेक्टिव बनाए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। अब चलिए हम सब्जेक्टिव को बताते हैं तो कि सब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन दिया गया। अब उसका वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव का आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम सब्जेक्टिव को और देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव हो गया, यहाँ पे सब्जेक्टिव हो गया गद्यांश। ठीक, गद्यांश तो आप आराम से बना लीजिएगा। इसमें 2 को बनाना होता है, ठीक है। 5 5 10 नंबर का आ जाएगा। इसमें 2 का ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा तो 10 नंबर, 2 गद्यांश बना लीजिएगा तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जो कि गद्यांश बनाने में कोई भारी नहीं है, ठीक, आराम से बन जाएगा, ठीक है। आराम से बन जाएगा गद्यांश। उसके बाद गद्यांश बनने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा एक पत्र लिखने के लिए, ठीक है। एक पत्र लिखने के लिए फिर यहाँ पे एक गद्यांश यहाँ पे आ गया उधर बनाना है आपको, इधर भी बनाना है। 10 2 20 नंबर का तो आपका गद्यांश हो जाएगा, ठीक है। उधर 50 तो 70 हो गया, बचा 30 नंबर। 30 नंबर और नीचे 5 नंबर का आ जाएगा लिखने के लिए लेटर, तो हो जाएगा 75 नंबर। तो 25 नंबर। चलिए हम एक करके बताते हैं, उसके बाद उसका जो है आंसर हम लिख के दूसरा वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपका गद्यांश ही है, ठीक है। गद्यांश ही है, यहाँ तक आपका गद्यांश ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आएगा 10 नंबर का एक लिखने के 250 से लेकर 300 शब्द में लिखने के लिए एक क्या चीज़ है, भूमिका के बारे में, मतलब निबंध, ठीक है। निबंध लिखने आ गया 10 नंबर का।
जिसमें आप लिखिएगा भारतीय किसान की समस्या और समाधान। तो भूमिका लिखना होगा, समस्या के प्रकार, कृषि और किसान की स्थिति लिखना होगा। 3-4 में इसमें 5 पॉइंट, कम से कम 5-6 पॉइंट होता है, तो इतना आपको लिखना होगा, तभी आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो जिसमें सभी इसमें लिखना आपका ज़रूरी है, तभी आपको 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। तो आगे चलते हैं, आगे क्या चीज़ बताते हैं इधर। यहाँ तो हमने बता दिए हैं, इसमें से आप किसी एक पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर है भारतीय किसान की समस्या और समाधान, इस पे लिख लीजिएगा आप। ठीक है, या महंगाई पर लिख लीजिएगा, या मेरा प्रिय खेल लिख लीजिएगा, या वर्षा ऋतु लिख लीजिएगा। ठीक है, या हमारे पड़ोसी, ठीक है, इस पे लिख लीजिएगा। और बचा यहाँ पर आएगा पुस्तक खरीदने में इसमें एक पत्र लिखना, जिसमें आपको 5 नंबर दिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 50 नंबर, ठीक है, प्लस 20 नंबर प्लस 15 नंबर जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 70, 80, 85, बचा है कितना? और 15 नंबर। ठीक है, बचा है 15 नंबर, तो 15 नंबर और इधर आपको मिल जाएगा। इधर यहाँ पर हो गया, बचा इधर 10 नंबर। 10 नंबर का यहाँ पे आप बनाइएगा 5 गो, तो 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 5 को जब बनाइएगा तो 10 नंबर मिल जाएगा। बचा 5 नंबर। 5 नंबर का आपको व्याख्या करना होता है। क्या करना होता है? व्याख्या करना होता है, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। तो 100 में 100 नंबर हम बता दें कि किस तरीक़ा से आपको 100 में 100 नंबर लाना है। 100 में अगर 100 में मान लो 98 भी ना लिया तो बहुत नंबर ना लिया हिंदी में। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपको लिखना है और ऑब्जेक्टिव के बनाना है, तभी आपको फुल में फुल नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, कि वो भी अपनी पढ़ाई पूरा कर सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्यूज होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन, 100 कभी कभी रहता है, कभी 50 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आप आंसर को सही सही टिक कर सकते हैं कि मेरा कितना आंसर सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी जुड़ जाइएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF को दे देंगे, उसके बाद टेलीग्राम लिंक दे देंगे। और जो भी PDF आपको लेना है, मात्र फ्री में हम PDF देते हैं। ठीक है, फ्री में PDF देते हैं, आप PDF ले सकते हैं। ठीक है, क्लास 10th का PDF ऑल सब्जेक्ट, क्या? ऑल सब्जेक्ट फ्री में हम देते हैं PDF। ठीक है, तो आप PDF ले सकते हैं। हमारे चैनल टेलीग्राम पे जुड़ के वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद आपको PDF वहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए हम इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें 100 प्रश्न होगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जिसका भी एग्ज़ाम अगर 18 फरवरी को है हिंदी का, वो इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन इसमें है कि इसमें 10 गो 5 गो जरूर ही आपको बिहार बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। 100 प्रश्न का सही सही आंसर और पूरा अच्छा तरीका से आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या पहला है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नलिनी बिलोचन शर्मा। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या दूसरा, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल मदन का पिता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, गिरधर लाल कौन है? तो मदन का पिता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या तीसरा की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा बोल रहा है, मदन ने कासू के कितने दांत दांत तोड़ डाले थे? ठीक है, मदन जो था ना, उन्होंने कासू को यानी सेन साहब के बेटे को कितने दांत तोड़ा था? ठीक है, तो उसका 2 दांत तोड़ा था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? ठीक है, नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम पूछ रहा है, तो रत्नावती शर्मा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
तो चलिए प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर हो गया। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 आ गया यहाँ पे। नलिनी बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व का समग्रता से उभर कर आए हैं? समग्रता से उभर कर आए हैं तो मनोवैज्ञानिक का, किसका? मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। मनोवैज्ञानिक का इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 6 की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो खोखा से खतरा हो सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। मोटर कार को जो है ना खोखा से खतरा हो सकता है। 6 का राइट आंसर है सी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7, खोका खोखी खोका खोखी किस भाषा का शब्द है? खोका खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोका खोखी जो है ना बंगाल का भाषा का शब्द है, ठीक है। बांग्ला भाषा का शब्द है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, ठीक है। प्रश्न संख्या 8, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्या है? वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसको याद कर लेना है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर गुंडे डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? कहानी की किस पात्र ने कही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेन साहेब ने कहा है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेन साहेब ने कहा है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है, खोका खोकी का अर्थ है, खोका खोकी का अर्थ है तो बच्चा बच्ची, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। खोका खोकी का अर्थ है बच्चा बच्ची, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, खोका का क्या नाम है? खोका का क्या नाम है? तो खोखा का जो है ना कासू नाम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। खोखा का क्या नाम है? तो कासू नाम है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11, विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत कैसी कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कहानी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। बहुत ही अच्छा से जो वीडियो को देखिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। यहाँ तक। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12, सेन साहेब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहेब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 12 की तरफ हो गया है। 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? ठीक है। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो अपने पिता के हाथों से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14, नलिनी बिलोचन शर्मा के नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? तो नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15, सेन साहेब ने किसे खूब फटकार कर लाई थी? ठीक है। सेन साहब ने किसे खूब फटकार के लाई थी? ठीक है। तो मदन के पिता यानी कि गिरधर लाल को ना था। किसको? मदन के पिता गिरधर लाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। किसको? तो गिरधर लाल को बहुत ही फटकार के लेके आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 15 का। तो चलिए 16 के प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 है,
विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है, ठीक है। तो मध्यम वर्ग के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर किसका, तो मध्यम वर्ग का, ठीक है। राइट आंसर सी है, ठीक है। प्रश्न संख्या हम 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, कासु मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था। वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव इसको भी याद कर लेना है। कासु जो था ना, कासु सेन साहब के पुत्र मदन के किस खेल में शामिल होने के लिए चाहता था, तो लट्टू खेल में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 का आंसर राइट डी है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 17 हो गया। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, सेन साहेब किसके व्यंग से अटकर रह गए, तो पत्रकार महोदय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। पत्रकार महोदय के, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या हम 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, मदन की उम्र क्या थी, तो मदन की उम्र 5 से 6 साल था, ठीक है। 5 से 6 साल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या हम 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, मदन किसका पुत्र था, ठीक है ना। मदन किसका पुत्र था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गिरधर लाल का। किसका हो जाएगा, गिरधर लाल का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मदन जो था ना, गिरधर लाल का पुत्र था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने हैं, अध्यक्ष बना है, हिंदी विभाग का पूछ रहा है, ठीक है। तो 1959 ईस्वी में बना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 1959 ईस्वी में हिंदी विभाग के जो है ना अध्यक्ष पटना में जो है ना हिंदी विभाग का अध्यक्ष 1959 ईस्वी में बना था। कौन बना था, तो नलिन बिलोचन शर्मा ने बना था, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 21 क्या हो गया। प्रश्न संख्या हम 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था, किसका, तो नलिन बिलोचन शर्मा का, ठीक है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें 100 से प्लस क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे हम लिखे आए हैं 23, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु के बारे में पूछ रहा है। तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु जो है ना 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गई थी। कब, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, ठीक है। प्रश्न संख्या 24, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरघाट पटना में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बदरघाट पटना में हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 की ओर, प्रश्न संख्या 25, ठीक है। प्रश्न संख्या 25, दृष्टिकोण के रचनाकार कौन है, ठीक है। दृष्टिकोण एक पुस्तक है, उसका रचनाकार कौन है, उसका रचनाकार नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 26, लड़कियों क्या है, कठपुतलियाँ है, किसे इस बात पर गर्व है, तो माता पिता को, किसको, माता पिता का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, माता पिता को गर्व था, ठीक है। ठीक है। प्रश्न संख्या हम 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27,
कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, ठीक है, कौन ललक गया, ठीक है, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, तो जो हंस ललक गया, कौन, हंस। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है। हंस किसको कहा गया है, तो हंस एक तरीका से जो है ना, कासू को हंस कहा गया है। और कौवा किसको कहा गया है, तो मदन के खेल में, ठीक है, मदन जो लड्डू को खेल खेल रहा था ना, उसी में शामिल होने के लिए जो है ना, सेन साहब के पूत यानी कि कासू ललक गए, तो उसी को हंस कहा गया। और कौवा किसको कहा गया है, तो गिरधर लाल के पुत्र के मतलब मदन को कहा गया, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, ठीक है, प्रश्न संख्या 28, किसके अनुसार सेनों को सिद्धांतों को भी बदल दिया था, किसके अनुसार, तो खोखा के अनुसार। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर किसके अनुसार, तो खोखा के अनुसार, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 29 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, ठीक है, प्रश्न संख्या 29, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 20 का राइट आंसर है, ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव, ठीक है। प्रश्न संख्या हम 30 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, तो रामजी सकपाल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर, क्या नाम था, तो रामजी सकपाल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न संख्या हम 29 हो गया, 31 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31, आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है, ठीक है। तो किसको आवश्यक मानता है, तो श्रम विभाजन को मानता है, श्रम विभाजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 32 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है, ठीक है, एक डैश कारण बनी हुई है, तो प्रत्यक्ष प्रमुख ए बी दोनों है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कारण और प्रमुख कारण दोनों से जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण बना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, ठीक है, कब और कहाँ हुई, तो 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 34 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, ठीक है, प्रश्न संख्या 34, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, ठीक है, जन्म पूछ रहा है कब हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 14 अप्रैल 1891 को हुआ इसका जन्म, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 35 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, वास्तविक रूप कैसा होता है, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है भाईचारा का वास्तविक रूप। अगर आप दूध में पानी मिला दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि पानी मिला हुआ है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए भाईचारा का वास्तविक रूप, ठीक है। प्रश्न क्या 35 का राइट आंसर बी है। चलिए प्रश्न संख्या 36 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर किसका है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 37 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, ठीक है, प्रश्न संख्या 37, सभ्य समाज की आवश्यकता है, सब समाज की आवश्यकता है, ठीक है, किसका पूछ रहा है, सब समाज की आवश्यकता है,
तो श्रम विभाजन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रम विभाजन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 38 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 है। प्रश्न संख्या 38, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गया। ठीक है, जो प्राथमिक शिक्षा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर प्राप्त कर लिया था, उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 39 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति थे। इन्होंने कितने व्यक्ति से प्रेरित था। ठीक है, तो ऑप्शन ए बुद्ध भी था, कबीर भी था और ज्योतिबा फुले भी था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, तीनों व्यक्तियों से ही प्रेरित था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन कौन, बुद्ध, पहला बुद्ध, ठीक है, उसके बाद कबीर, ठीक है, उसके बाद ज्योतिबा फुले, तीनों व्यक्ति से प्रेरित था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 40 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, जाति पाति तोड़फोड़ मंडल भाषण लाहौर में कब कब हुआ। ठीक है, कब हुआ था। ठीक है, तो 1936 में हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो है ना लाहौर में हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 41 की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 41 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो यह एक निबंध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर क्या है, कि निबंध है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या हम 42 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42, ठीक है, प्रश्न संख्या 42, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 43 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। किस पत्रिका का संपादन किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, तो बहिष्कृत भारत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट 100 से प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, 100 से प्लस क्वेश्चन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इम्पोर्टेंट हम ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप सब्जेक्टिव का वीडियो हम लेकर आने वाले हैं जल्द। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो आगे और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या क्वेश्चन 44, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है, दलित परिवार में जन्म हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, दलित परिवार में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45, ठीक, प्रश्न संख्या 45, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है, तो जातिवाद में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जातिवाद में विवाद दिखाई दिया। ठीक है, कहाँ दिखाई दिया था विडंबना, तो जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया था लेखक को। तो 45 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या हम 46 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था। माता का क्या नाम था, तो भीमा बाई। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, भीमा बाई था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 46 का। चलिए प्रश्न संख्या 47 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। ठीक है, पीएचडी की उपाधि कब धारण की, धारण मतलब होता है पीएचडी कब किया था। ठीक है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी कब किया था? तो 1916 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1916 ईस्वी में। सी इसका राइट आंसर है, 1916 में किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 है। प्रश्न संख्या 48, लेखक बेरोजगारों का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जाति प्रथा को प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, महू मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 50 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50, सीता अपने को मानती है, सीता अपने को मानती है तो भिखारिणी। ठीक है, भिखारिणी मानती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, भिखारिणी मानती है। ठीक है, भिखारिणी मानती है सीता अपने आप को। ऑप्शन ए 50 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 51 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, प्रश्न संख्या 51, सीता कितने सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? एक लड़के के पास रहती थी तो एक एक महीना के बाद। ठीक है, एक एक महीना। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, एक एक महीना। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 52 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? तो सीता के भीतर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 53, प्रश्न संख्या 53, कैलाश ने माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा है? तो 50 रुपये प्रति माह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 50 रुपया देने का प्रति माह। ठीक है, मतलब प्रति महीना। चलिए प्रश्न संख्या हम 54 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54, प्रश्न संख्या 54। ठीक है, प्रश्न संख्या 54, कैलाश की यहाँ पढ़ी लिखल है पत्नी होगा। ठीक है, पत्नी होगा यहाँ पर। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? कैलाश की पत्नी क्या नाम था? तो राधा नाम था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 55 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 की ओर, अर्धवृष्टि किसी अवस्था किसकी है? ठीक है, तो सीता की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 55 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 56 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56, प्रश्न संख्या 56, सीता के बड़े लड़का का नाम क्या था? सीता के बड़े लड़का का नाम क्या था? तो कैलाश नाम था। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कैलाश नाम था। ठीक है, बड़े लड़का का नाम क्या था? तो कैलाश। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 56 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 57 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57, प्रश्न संख्या 57, सीता को कितने पुत्र थे? सीता को कितने पुत्र थे? तो 3 पुत्र था। ठीक है, ऑप्शन 20 का भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 3 पुत्र था सीता का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 58 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? 50 रुपया देने की बात सुनकर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 रुपया सुनकर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 59 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59, प्रश्न संख्या 59, धरती कब तक घूमेगी संकलित है? ठीक है, धरती कब तक घूमेगी संकलित है। तो समकालीन भारतीय साहित्य से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 60 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60, प्रश्न संख्या 60, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक हैं? धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक हैं? तो बी आर नारायण नहीं है, के जुम्मन नहीं है, गोपाल दास नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 61 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है?
तो राजस्थानी भाषा की रचना ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर राजस्थानी भाषा की रचना है। चलिए प्रश्न संख्या हम 62 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 62, प्रश्न संख्या 62, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में, पूरा कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, तो नारी की प्रधानता दी गई। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नारी की प्रधानता दी गई। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 63 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, तो राजस्थान की कहानी। ठीक है, राजस्थानी भाषा में अगर लिखा हुआ है तो राजस्थान का ही कहानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 64 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64, प्रश्न संख्या 64, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, प्रमुख पात्र कौन है, तो सीता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीता है प्रमुख कहानी का प्रमुख पात्र। ठीक है, ये पूरे कहानी में सीता के बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए इस संपूर्ण कहानी का जो है न पात्र कौन है, तो सीता है। ठीक है, समझ गए अच्छा से, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइए क्या होगा, जो क्वेश्चन का आंसर कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 65 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65, ठीक है, प्रश्न संख्या 65, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सावरदैया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सावरदैया एक कहानी का कहानीकार है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 66 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66, सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है, कैसा महसूस होता है, तो घुटन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए घुटन सी महसूस होता है। ठीक है, 66 का ए। चलिए प्रश्न संख्या हम 67 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67, प्रश्न संख्या 67, प्रेम घर ने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की है। प्रेम घर ने, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घर ने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की है, तो रसिक समाज की स्थापना की है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रसिक समाज की स्थापना की है 1874 ईस्वी में। ठीक है, किसका, तो रसिक समाज की स्थापना की है। ठीक है, प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 68 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68, कवि कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा है, कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा है, तो विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, तो ये ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी उसको अच्छा लगने लगा है, 68 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 69 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69, प्रश्न के उत्तर, प्रेम घर ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की है, काव्य रचना की है। ठीक है, तो ब्रज भाषा में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में मुख्य रूप से रचना की है। ठीक है, प्रश्न संख्या 69 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 70 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70, ठीक है, प्रश्न संख्या 70, प्रेम घर ने इसमें से किस किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, प्रेम घर ने इसमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है, तो प्रयाग, यहाँ पे गलत लिखा गया टाइपिंग करने में, तो प्रयाग होता है, प्रयाग रामागमन। ठीक है, रामागमन, रामागमन। ठीक है, प्रयाग रामागमन, इस प्रयाग रामागमन का मासिक पत्रिका का संपादन किया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी हो गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयाग रामागमन की जो है ना मासिक का पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 71 की ओर बढ़ते, प्रश्न संख्या 71, प्रेमघन की प्रसिद्ध नाटक कृति कौन सी है। ठीक है, प्रसिद्ध नाटक कृति कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयाग रामागमन। ठीक है, प्रयाग रामागमन इसकी नाटक कृति है। ठीक है, यह एक प्रयाग रामागमन जो पुस्तक है, तो ये इसमें नाटक के बारे में लिखा गया। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम 72 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72। प्रेमघन का जन्म, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश, यूपी, जिसको बोलते हैं यूपी के मिर्जापुर जिला में हुआ था। ठीक है, यूपी के मिर्जापुर जिला में हुआ था, मतलब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 72 का। चलिए प्रश्न संख्या हम 73 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की है? प्रेमघन ने किस समाज की रचना की है? तो रसिक समाज की रचना की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 74 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? संकलित कविता जो है किस छंद में है? तो दोहा के छंद में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, दोहा में लिखा गया। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 75 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75। जिन जनपद किसकी कृति है? तो प्रेमघन की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमघन का जो है ना, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, तो बद्रीनारायण चौधरी का जो है ना छोटा नाम है प्रेमघन। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि बद्रीनारायण चौधरी का ही क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 75 हो गया यहाँ पे। प्रश्न संख्या 76 की हम तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76। प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? ठीक है, प्रेमघन ने किस युग के साहित्यकार थे? तो भारतेंदु युग का। ठीक है, भारतेंदु युग का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। ठीक है, 76 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 77 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77। प्रेमघन का निधन कब हुआ था? प्रेमघन का निधन मतलब मृत्यु कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 78 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78। कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं नहीं करने की बात कही है? ठीक है, नहीं करने की बात की है। तो देश प्रधानता। ठीक है, देश का प्रधानता जो न नहीं करने की बात कही गई। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 78 हो गया। प्रश्न संख्या की ओर बढ़ते हैं। 78 हो गया, 79 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 79। कभी कवि प्रेमघन के अनुसार अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? क्या है ना, क्या नहीं संभल रही है देश के नेताओं से? क्या नहीं संभल रही? सर स्वदेशी परिधान। ठीक है, स्वदेशी परिधान देश के नेताओं से नहीं संभल रहे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ठीक है, प्रश्न संख्या हम 80 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80। ठीक है, प्रश्न संख्या 80। कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? क्या दिखाई नहीं देता है? तो भारतीय जो है ना, भारत में दिखाई नहीं देता है। किसको? तो भारतीयता नहीं दिखाई देती है कवि प्रेमघन को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 81 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81। स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए डी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी। ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए प्रश्न संख्या हम 82 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82। प्रेमघन की रचना इसमें से कौन सी? ठीक है, पूछ रहा है। तो प्रयाग रामागमन प्रेमघन की रचना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रयाग रामागमन इसकी राइट रचना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 83 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 83। भारत सौभाग्य के रचनाकार हैं। तो भारत सौभाग्य का रचनाकार ऑप्शन बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका पूरा नाम लिखा है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 84 कर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84।
प्रश्न संख्या 84, प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेम सर्वस्वर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रेम घन सर्वस्वर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 85 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85, प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन ए नागरी निधर, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा नागरी निधर की साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 86 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86, प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? तो आनंद काबदनी, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, काबदबनी, ठीक है, काबदनी बनी, ठीक है, जो होता है वही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 87 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87, प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की? प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रसिक समाज की स्थापना की, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा रसिक समाज की स्थापना की। संस्था लिखना है तो वही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 88 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88, प्रेमघन जी ने किन्हें अपना आदर्श मानते हैं? किन्हें अपना आदर्श मानते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 89 की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 89, प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 90, प्रश्न संख्या 90, प्रेमघन जी का किस राज्य के निवासी थे? ठीक है, प्रेमघन जी ने किस राज्य के निवासी थे? तो उत्तर प्रदेश का निवासी था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर का जो लेखक और कवि मिलेगा तो आपको कहाँ का मिलेगा? उत्तर प्रदेश का ही, ठीक है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या 91 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? महत्वपूर्ण कवि थे तो भारतेंदु युग के, ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे प्रेमघन जी, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 92 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 92, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, ठीक है। तो 1922 ईस्वी में इसका जो मृत्यु हो गया था, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 93, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 94 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 94, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? ठीक है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। श्रीनिवास कहानी का कहानीकार है, ठीक है, श्रीनिवास इस कहानी को लिखा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 95 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 95, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो मगम्मा है। इस पूरी कहानी में किसका चर्चा किया गया है? तो मगम्मा का चर्चा किया है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा मगम्मा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 96 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? ठीक है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से? तो बेंगलुरु से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बेंगलुरु से, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 97 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 97, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो बहुओं को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुओं को संदेश देती है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 98, दही वाली मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य था, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पहला मगम्मा, दूसरा उसका बेटा, तीसरा उसका जो बहू है, और चौथा उसका पोता, ठीक है। तो 4 ही उसका सदस्य था, कुल सदस्य 4 ही था मगम्मा के परिवार में, ठीक है। प्रश्न संख्या हम
99 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 99 है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक के कोलार में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100। ठीक है, कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती है? ठीक है, तो क्या दिया करती है? मगम्मा बेचती थी दही, तो दही देगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दही। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 100 का 1। ठीक है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा नाम था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, नजम्मा नाम था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी, जो नजम्मा नाम था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इसमें है। 100 ऑब्जेक्टिव है, इसी तरीका से ऑब्जेक्टिव कल भी आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आप सभी कमेंट में बताइए कि कितना आपका आंसर सही हुआ है। ठीक है, अगर आप सब क्यूज देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पे टेलीग्राम पे जाकर अपना आप क्यूज दे सकते हैं कि मैं कितना हिंदी और संस्कृत या किसी भी और सब्जेक्ट का, ठीक है, और सब्जेक्ट का क्यूज दे सकते हैं। ठीक है, और इस पीडीएफ को अगर लेना चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में ही होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ को हम दे देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।